नमस्कार। प्लांट डिसीज़ में आगे आते हैं हम सैंडल स्पाइक डिसीज़। ये डिसीज़ सैंटेलम एल्बम प्लांट मतलब जो सैंडलवुड है उसमें होती है, जिसको सैंटेलम एल्बम कहा जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम है। ये प्लांट जो है वो एक सेमी रूट पैरासाइट ट्री होती है और ईस्ट इंडिया में सैंडलवुड ऑयल के लिए और वुड के लिए लगाया जाता है और ये स्पाइक डिसीज़ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है। ये डिसीज़ जो है सबसे पहले फर्स्ट जो रिपोर्ट की गई वो मैकार्टी नाम के साइंटिस्ट ने रिपोर्ट की थी 1903 में। कर्नाटक स्टेट में रिपोर्ट की गई थी सबसे पहले और 1899 में रिपोर्ट की गई थी। ये जो डिसीज़ है ये पूरे सदर्न पार्ट की कर्नाटक स्टेट के पूरे सदर्न पार्ट में बॉर्डर एरियाज़ और उसके बॉर्डर एरिया के नाइबरिंग स्टेट जितने हैं सभी जगह फैली थी और ये बहुत सीरियस डिसीज़ हुई होती है सैंडल के अंदर। इसमें सबसे पहले जो ग्राफ्टिंग के द्वारा इसमें जो प्लांट है वो स्पाइक की तरह हो जाता है, इसलिए इसको सैंडल स्पाइक डिसीज़ कहा जाता है। ये जो डिसीज़ है ये फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है, जो कि माइकोप्लाज्मा लाइक बॉडीज़ होती हैं और ये माइकोप्लाज्मा फाइटोप्लाज्मा जो है ये इस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं और जितने भी इंडिया के अंदर जो मेजर स्टेट हैं जहाँ पर सैंडल को ग्रो किया जाता है वहाँ पर ये डिसीज़ होती है और इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। इस डिसीज़ के जो सिम्टम्स हैं वो लीफ की साइज़ में रिडक्शन हो जाता है और इंटरनोड्स जो है वो छोटे छोटे होने लग जाते हैं, शॉर्टिंग ऑफ इंटरनोड्स एंड रिडक्शन इन लीफ साइज। तो जिसके कारण और इस तरह के जो सिम्टम्स हैं उनको हम कॉमनली रोजेट स्पाइक कह सकते हैं। तो इन सिम्टम्स के कारण जो इंटरनोड में रिडक्शन होता है और पत्तियां जो है वो शॉर्ट हो जाती है, स्टिफनिंग हो जाती है। तो जिसके कारण से क्या होगा कि एडवांस स्टेज में जब ये डिसीज़ जब होगी उसकी एडवांस स्टेज में क्या होगा, पूरा प्लांट शूट जो है उसका अपीयरेंस हमको स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस के समान दिखाई देने लगता है और जब इस तरह का ट्री स्पाइक ट्री की तरह पौधा स्पाइक्ड हो जाता है, स्पाइक्ड ट्री कहते हैं हम इसको उस समय। और जब ये स्पाइक्ड ट्री बन जाती तब पौधा 2 या 3 सालों के अंदर में 2 या 3 साल तक में ये इसकी डेथ हो जाती, मतलब पौधा मर जाता है, सर्वाइव नहीं कर पाता है। उसके बाद अब जो ये सिम्टम्स जब विजिबल, जैसे मतलब कह लो कि स्पाइक्ड होता है तभी हमको विजिबल होते हैं, तो विजिबल सिम्टम्स आने के बाद 2-3 साल में पौधा डाई हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद 1969 में फाइटोप्लाज्मा के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि फाइटोप्लाज्मा के द्वारा यह डिसीज़ सैंडलवुड में होती है। ये फाइटोप्लाज्मा जो है ये प्लीरोमॉर्फिक होते हैं। प्लीरोमॉर्फिक मतलब कि ये कई इस अपनी मॉर्फोलॉजी को चेंज करते रहते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन के चेंज होने के साथ ही अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज करते रहते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं प्लीरोमॉर्फिक। तो ये प्लीरोमॉर्फिक होते हैं और फ्रैगिल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि स्मॉल एरियाज़ के अंदर पाए जाते हैं। जैसे प्लांट्स के अंदर जो सैंडलवुड है इसके प्लांट्स की फ्लोएम की जो सीव ट्यूब्स हैं उसके अंदर पाए जाते हैं, मतलब होस्ट प्लांट की सीव ट्यूब्स के अंदर, फ्लोएम की सीव ट्यूब्स के अंदर पाए जाते हैं। और और ये जो प्लांट्स हैं इनका इनकी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हो पाती है, क्योंकि ये प्लांट्स ये जो हैं इनको विट्रो कंडीशन में, मतलब लेबोरेटरी कंडीशंस में इन ऑर्गेनिजम्स को हम कल्चर नहीं कर सकते, इनको आइसोलेट करना मुश्किल होता है और इनको कल्चर नहीं किया जा सकता।
तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इस तरह से प्लांट सैंडलवुड में डिसीज़ फैलाते, इस स्पाइक समान अपीयरेंस हो जाता है प्लांट का, इसलिए इसको हम सैंडल स्पाइक कहते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म फाइटोप्लाज्मा एंड माइक्रोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये। और इनका जो ट्रांसमिशन होता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में किस तरह से फैलते हैं, तो इनका जो ट्रांसमिशन है वो सेफ ट्रांसमिसिबल नहीं होते हैं ये। और इनका ट्रांसमिशन एक जैसिड प्रकार के इंसेक्ट के द्वारा, जैसस इंडिकस नाम के इंसेक्ट के द्वारा इनका ट्रांसमिशन होता है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक ऑर्गेनिजम्स है, प्लीरोमार्फिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है। और ये इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन कर सकता है, मतलब इसके अंदर जो आरएनए पाया जाता है और जो डीएनए पाया जाता है उसका ये इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, मतलब इसमें अपना रेप्लिकेशन ये खुद, होस्ट प्लांट के ऊपर निर्भर नहीं होता है इसका रेप्लिकेशन, ये खुद स्वयं रेप्लिकेट होता है। पैथोजन जो है ये 0.4 से लेकर 1 माइक्रोमीटर साइज में होता है। इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम और डीएनए होते हैं। एमिनो एसिड सिस्टीन, मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफेन, ये जो एमिनो एसिड्स हैं ये इसके अंदर सिस्टीन, मिथ्योनिन ये एब्सेंट होते हैं इस स्पाइक फाइटोप्लाज्मा के अंदर। अब इसके अंदर जो ट्रांसमिशन है वो जैसा इंडिकस के द्वारा होता है। अब ट्रांसमिशन के बाद मतलब इन्फेक्टेड प्लांट से ये वायरस इनकी अ, उस इनकी इनकी लेग्स पर और इन पे लग जाते हैं और दूसरे प्लांट पर जब वो इन जाता है तो उस पर ये फैल जाते हैं। अब इनका कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है डिसीज़ का, तो रायचौधरी और उनके साथियों ने 1972 में जब डिसीज सिम्टम्स को देखे तो उन्होंने टेट्रासाइक्लिन नाम के एंटीबायोटिक और बेनलेट नाम का एक सिस्टमिक फंजीसाइड, इन दोनों को उपयोग में लिया, जिससे कि काफ़ी हद तक ग्लास हाउस और फील्ड में इसको दोनों में काम में लिया और उससे काफ़ी इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स प्राप्त हुए थे कंट्रोल के। इसके बाद कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे लीडरमाइसिन, टेरामाइसिन, इनके इनके मिक्सचर के इन दोनों एंटीबायोटिक का मिक्सचर बेनलेट के साथ यदि किया जाता है तो काफ़ी हद तक इस डिसीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। जब लेकिन इसकी जो रिकवरी है वो परमानेंट नहीं होती है, फिर भी कुछ हद तक टेट्रासाइक्लिन और एंटीबायोटिक और ये बेनलेट दोनों के उपयोग से काफ़ी हद तक कंट्रोल में किया जा सकता है। और कुछ थोड़ी सी एंटीबायोटिक और जैसे लीडरमाइसिन, टेरामाइसिन, इनके द्वारा भी इसका इफ़ेक्टिव कंट्रोल किया जा सकता है। धन्यवाद।